तो महमूद गजनवी के आक्रमण ने आए, नहीं नहीं, तो महमूद गजनवी के आक्रमण ने ऐसी क्या क्या चीज़ें सामने ला दी जिसकी वजह से भारत में मोहम्मद गौरी का आक्रमण भी होगा? बताओ। मोहम्मद गौरी आक्रमण किया है, कब किया है? महमूद गजनवी के बाद। महमूद गजनवी का शासन कितना था? 1030 में उसकी मृत्यु हो गई, है ना। और ईरान के गजनी वंश पर, जिस ईरान के गजनी शहर पर महमूद गजनवी का शासन था, उसी राज्य को, उसी राजधानी को मोहम्मद गौरी ने भी शासित किया। यानी ये महमूद गजनवी का उत्तरवर्ती शासक है, हुआ कि नहीं हुआ? तो ये भारत में क्यों अटैक कर रहा है, बताओ? हाँ बिल्कुल, क्योंकि गजनवी के 17 आक्रमणों ने मोहम्मद गौरी को यह बता दिया कि भारत में एक भी कोई केंद्रीय सत्ता नहीं है। मेरी बात समझे? महमूद गजनवी के 17 आक्रमण ने मोहम्मद गौरी को यह समझा दिया कि भारत छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ है। महमूद गजनवी के 17 आक्रमण ने मोहम्मद गौरी को यह बता दिया कि भारत राजनीतिक रूप से क्या है? कमजोर है। और महमूद गजनवी के भारत प्रवेश ने मोहम्मद गौरी को भारत आने का रास्ता भी प्रदान करा दिया। मेरी बात समझे? यानी मोहम्मद गौरी को भारत पर जो आक्रमण करेगा उसके लिए सारी परिस्थितियां उसके अनुकूल थी, उसको शुरू से मिल गई थी, और उसका एकमात्र उद्देश्य क्या था? भारत आएगा और भारत में साम्राज्य को विस्तारित करेगा। बात समझे? तो महमूद गजनवी के बाद भारत पर किसका आक्रमण? मोहम्मद गौरी का। ये सही लिखा मोहम्मद? ठीक है। कहां पर बन रहा है ये राजा शासक? कहां बन रहा है? ईरान के गजनी में, ईरान के गजनी शहर में। ठीक है। गद्दी पर कब बैठ रहा है? नहीं, टाइम है, कई सारे शासक आएंगे, लेकिन मोहम्मद गौरी का शासन, हाँ हाँ, महमूद गजनवी की डेथ के बाद और मोहम्मद गौरी के शासन प्राप्त करने के बीच कई सारे शासक ईरान पर। क्या जरूरत है? क्योंकि भारत पे अटैक नहीं हुआ। अगर भारत पे कोई अटैक करता तो वो भी पढ़ते, मजबूरी थी हमारी। नहीं समझे? तो हमें क्या पढ़ना है? और ये गद्दी पर बैठेगा और 1206 में इसकी डेथ हो जाएगी। तो 1173 से लेकर 1206 के बीच का जो इतिहास है, तुर्की इतिहास, वो किसका है? मोहम्मद गौरी का। ये इसी दौरान भारत आएगा, भारत के मुल्तान को जीतेगा, सिंध को जीतेगा, पंजाब को जीतेगा, क्योंकि महमूद गजनवी के शासन में ये तीनों राज्य उसके अधीन आ गए थे। फिर जैसे महमूद गजनवी गुजरात में आक्रमण किया था, ठीक उसी प्रकार ये भी कहाँ करेगा अटैक? गुजरात। क्यों गुजरात में क्यों करेगा? क्योंकि गुजरात में सोमनाथ मंदिर पे अकूत धन संपदा इकट्ठी हो रखी थी। ठीक है। टाइम भी हो गया, पैसा फिर से इकट्ठा हो गया, तो अटैक करेगा। ठीक है। ये तो मोहम्मद गौरी के समय गद्दी कब प्राप्त कर रहा है? 1173, और इसकी डेथ कब हो रही है? 1206। ठीक। इसके दौरान क्या क्या काम किया गया है ये देखो। तो ये समझो, पहले जब मोहम्मद गौरी ईरान में गजनी वंश का शासक बन रहा है, सॉरी गजनी साम्राज्य का, तुर्की साम्राज्य को आधिपत्य में ला रहा है, उस समय भारत की स्थिति कैसी है? दिमाग लगाओ, ये टाइम पीरियड में भारत कैसा है? समृद्ध है, राजनीतिक रूप से कमजोर है। जैसे पंजाब, सिंध और मुल्तान, यहां पर मोहम्मद गौरी से पहले भी
यानी ये तीनों राज्य किसके अधीन है? मुस्लिम शासकों के अधीन। और किसने अधीन किया था? तो आपका जवाब होना चाहिए महमूद गजनी। ठीक है, अब बताओ फिर गुजरात पे क्या है, गुजरात की स्थिति क्या है? गुजरात की स्थिति मतलब इस समय जब मोहम्मद गौरी अटैक करेगा तो यहां पर हिंदू शासक है, हिंदू शासक के रूप में भीम सेकंड यहां का शासक है ना? भीम सेकंड का नाम मुल्ला ज़िदी। महमूद गजनबी ने जब सोमनाथ पे आक्रमण किया था तब शासक कौन था? भीम फर्स्ट। और मोहम्मद गौरी ने जब अटैक किया तब शासक कौन है? दिल्ली और अजमेर किसके अधीन है? समय याद रखना, समय कब की बात हो रही है? 1173 से 1206। इस समय दिल्ली और अजमेर की स्थिति क्या है? शासक कौन है? आए दिल्ली पे इसके बाद छोड़ेगा। 1173 से लेकर 1206 पर अजमेर और दिल्ली में कौन है? ठाकुर। ठाकुर कौन है ये? तोमर। तोमर। तोमर को हरा दिया चुका है। कौन हरा चुका है तोमर को? इस समय राय पिथौरा पृथ्वीराज चौहान। हाँ है ना? दिल्ली पर कौन है? पृथ्वीराज चौहान। हैं? हाँ। अरे भाई तो दिल्ली जीत लिया ना उसने। वो दिल्ली जीत कर किसी और को बैठा ला नाना को कि बैठो काम करो, बाकी दिल्ली है मेरे अधीन। अजमेर और दिल्ली किसके अधीन है? पृथ्वीराज चौहान के। फिर कन्नौज में कौन है? हाँ, इसी समय कन्नौज में किसका शासन है? पृथ्वीराज चौहान चंदावर के युद्ध में किसको हराएगा? तो कन्नौज पर कौन हुआ? जयचंद। ठीक इसी प्रकार महोबा, महोबा यानी वर्तमान का बुंदेलखंड, यहां पर कौन शासक है? तो रिलेट नहीं कर पा रहे तुम लोग, मेरी बात समझ रहे हो? जैसे तुमने मोहम्मद गौरी को पढ़ा तुम पृथ्वीराज चौहान को भूल गए, बल्कि साथ साथ टाइम पीरियड है ना इनका। इतिहास को अलग अलग सेग्रीगेट करके कैसे पढ़ लोगे तुम? ये टाइम पीरियड तुम्हारे मन में चलना चाहिए कि यहाँ पर गहरवाल वंश का शासक जयचंद्र है, यहाँ पर परमर्दी देव है। याद नहीं कर पा रहे यानी स्थिति खराब है। महोबा पे कौन है? परमर्दी देव। यही तो युद्ध करेगा ना, किसके साथ? महोबा का युद्ध किसके बीच होगा? मर जाओ। जयचंद। महोबा और जयचंद कहाँ है? ये लिखा तो है यार, परमर्दी देव। आला उदल इसी में तो मारे जाएंगे बेचारे, परमर्दी देव के बीच। तो यानी क्या दिख रहा है तुम्हें? भारत कितने जगह बट गया? पंजाब सिंध मुल्तान अलग चल रहा है, गुजरात अलग चल रहा है, दिल्ली अजमेर अलग चल रहा है, कन्नौज अलग चल रहा है, महोबा यानी कई सारी छोटी छोटी रियासतें हर्षवर्धन के बाद उत्तर भारत का जो केंद्रीय सत्ता थी वो बिखर के टूट गई और छोटे छोटे राज्य आ गए। यहाँ पे राज्य जो हैं, यहाँ के राजा हैं, ये आंतरिक कलह से ग्रसित हैं। किससे? अपने साम्राज्य को विस्तार करने के लिए आपस में ही लड़ झगड़ रहे हैं। ऐसे में मोहम्मद गौरी को आसानी होगी कि नहीं होगी जीतने के लिए? आसानी हुई। समझ गए? क्या यार ये क्यों नहीं लिख पा रहे हम?
हाँ हाँ, मोहम्मद गौरी देखो, तो आएगा भारत, क्या जीतेगा पहले? जीत लेगा। मोहम्मद गौरी का दूसरा आक्रमण किसकी तरफ होगा? गुजरात। और भारत की भूमि पर यह पहला आक्रमण माना जाएगा, किसका? मोहम्मद गौरी का। ठीक है, इसके बाद ये एक और लड़ाई लड़ेगा, कौन सा? तराइन का प्रथम युद्ध। कब लड़ रहा है? इसके बाद तराइन का द्वितीय युद्ध कब लड़ेगा? इसके बाद चंदावर का युद्ध कब लड़ेगा? और मोहम्मद गौरी का अंतिम अभियान होगा 1205, किसके विरुद्ध? खोखरों के विरुद्ध। मेरी बात समझ गए? तो ये तो पंजाब, सिंध और मुल्तान पर पहले कौन शासक है? मुस्लिम शासक है ना? यानी ये पहले से महमूद गजनवी के अधीन है। ऐसे में मोहम्मद गौरी भी मुस्लिम है, यहाँ के शासक भी मुस्लिम है, जीतने में आसानी होगी कि नहीं होगी? बिना लड़ाई झगड़े के भी पंजाब अधीन हो जाएगा मोहम्मद गौरी के। पहली लड़ाई ये पढ़ेंगे, ये पढ़ेंगे, ये पढ़ेंगे, और लास्ट में ये, समझ गए? तो गुजरात, गौरी का पहला आक्रमण कहाँ हुआ? गुजरात में ही। क्यों किया उसने? तो गुजरात को जीतने का सबसे बड़ा कारण क्या है? यहाँ की अकूत धन संपदा। कब करेगा? शासक बना 1173 में, और भारत में उसका पहला आक्रमण कब है? 1178। और गुजरात में जब अटैक करेगा तो उसी को अनिवाल का युद्ध के नाम से जानते हैं। कौन सा युद्ध है? अनिवाल का युद्ध। अनिवाल कहां पर है? गुजरात में। किसके बीच होगा युद्ध? तो एक तरफ मोहम्मद गौरी, और गुजरात में हिंदू शासक भीम सेकंड। इसी को किस नाम से जान रहे हैं हम? मूलराज सेकंड। मेरी बात समझे? युद्ध होगा, युद्ध में भीम सेकंड जीत जाएगा और मोहम्मद गौरी बुरी तरह से हार जाएगा। तो गुजरात का जो पहला अभियान है मोहम्मद गौरी का, उसमें उसकी हार हुई। हार गया कौन? कहाँ चला जाएगा वापस? कहाँ पर चला जाएगा? अपने गौर प्रदेश गजनी। समझ गए? इसके बाद ये वापस एक लंबे समय तक वापस नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि जब पहली ही हार हो गई, प्री में ही फेल होगा, फर्स्ट अटेम्प्ट में टूट जाओगे, है ना? टूटोगे तो फिर और शिद्दत से मेहनत करोगे। इसने मेहनत की और 13 वर्षों बाद ये भारत आया तराइन के प्रथम युद्ध के समय। कब है? 1178 में पहली बार आया। दूसरी बार कब आ रहा है? 91 में। किसके बीच हो रहा है? मोहम्मद गौरी, और दूसरी तरफ है राय पिथौरा, पृथ्वीराज चौहान। ठीक है, हो गया लड़ाई। कौन जीतेगा? पृथ्वीराज चौहान जीतेगा, और इसका दूसरा अटेम्प्ट भी असफल हो जाएगा। 13 साल की मेहनत के बाद इसने दूसरा अटेम्प्ट दिया, दूसरा अटेम्प्ट भी क्या कर गया? फेल हो गया। कहाँ चला जाएगा वापस? गजनी। लेकिन गिव अप नहीं करेगा। हाँ, तो गुजरात जीतना चाहिए था उसे, नहीं जीत पाया। भीम द्वितीय की शक्ति से ये वाकिफ हो गया था। हाँ, क्या पता यार, ये वो जानेगा। क्या बता सकते हैं? मोहम्मद गौरी के समय तुम थे या हम थे? कहीं नहीं लिखा ना। पहली बार इसने जीता किसको? गुजरात को। हार गया, हार के वापस चला गया। दूसरी बार भारत कब आएगा?
और जैसे भारत आएगा तराइन का फर्स्ट युद्ध हो जाएगा। किसके बीच? मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज। इसमें भी पृथ्वीराज चौहान जीत जाएगा और मोहम्मद गौरी की हार। वापस कहाँ गया? 1 साल फिर प्रैक्टिस करेगा। नहीं समझे? यानी इसके अंदर एक क्वालिटी है क्या? किस चीज़ की? हार ना मानने की। फिर 1 साल मेहनत करेगा, बिस्तर त्याग देगा, सोना त्याग देगा, नींद त्याग देगा, और 1 साल बाद ईयर 1192 किसके बीच? सेम जगह सेम आदमी। तो ऐसी क्या परिस्थिति बनी कि मोहम्मद गौरी जीत गया और पृथ्वीराज चौहान हार गए? परिस्थिति दिख रही कि नहीं दिख रही है? बस सिंपल सी बात है। आत्मविश्वास अति आत्मविश्वास में परिवर्तित हो गया। तो वहीं दूसरी ओर मोहम्मद गौरी ने सब कुछ त्याग कर एक लास्ट अटेम्प्ट देने का सोचा। इसके सेनापति कौन कौन है जो इसकी सहायता कर रहे हैं? पहला यालदूज है, दूसरे कुबाचा हैं, और तीसरे ऐबक है। तो वहीं पृथ्वीराज चौहान के सेनापति गोविंद राय और दूसरे खांडे राव। शासक भी मौज में, ये भी मौज में। हारते हैं और वही हुआ। कौन जीत गया? और पृथ्वीराज चौहान की हार हो गई। मेरी बात समझ गए? पक्का? फिर वही कहानी, गौरी इनको मार देगा, इनको मार देगा, इनको अरेस्ट करके आंख में पट्टी बांधकर कहाँ ले जाएगा? गौर प्रदेश। जलसा होगा, जलसे में चंद्रप्रदा इनके साथ हैं, इशारा करेंगे और ये शब्द भेदी बाण चला देंगे। कहानी अच्छी लगती है लेकिन सत्य नहीं लगती। क्योंकि बस वही ना कि हथियार किसने दिया, धनुष बाण किसने दिया, है ना? क्योंकि हमारा जो लगाव है किससे है, इसलिए अच्छा लग रहा है। लेकिन जब धरातल पे आकर सोचोगे तो यार धनुष बाण किसने दिया जब आंखों में पट्टी बंधी है? और दूसरी जगह जा रहे हो तो कैसे तुम टहल रहे हो, कैसे चंद्रप्रदा इशारे कर रहा है और मोहम्मद गौरी को दिखाई नहीं दे रहा है। नहीं समझे मेरी बात? तो ये सब चीज़ें चल रही हैं। हालांकि जो भी है, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, पृथ्वीराज चौहान की डेथ हो गई और 2 साल बाद मोहम्मद गौरी ने फिर भारत की ओर कूच किया और युद्ध हुआ। कौन सा? ईयर 1194। कहा जाता है ऐसा कि जयचंद ने मोहम्मद गौरी की मदद की थी, लेकिन इस युद्ध ने यह दिखा दिया कि मोहम्मद गौरी का कोई सगा नहीं। जयचंद ने मदद की भी होगी तब भी आखिरी में क्या किया उसने? मोहम्मद गौरी ने जयचंद को भी मार दिया। मोहम्मद गौरी। अब आज ये पूरे दिन चलेगा मेरे साथ है। दूसरा कौन है? गहलवाल नरेश जयचंद। जीत जाएगा, हार जाएगा। मेरी बात समझे? यानी शुरू के 2 अटेम्प्ट फेल होने के बाद भी मोहम्मद गौरी भारत पर अटैक करेगा, बल्कि अटैक ही नहीं करेगा बल्कि एक अमिट छाप छोड़ जाएगा। कहाँ पर? भारत में। आगे बात समझ में? 1194 में इनको हरा के फिर कहाँ चला गया? गौर प्रदेश। अब गौर प्रदेश का जाएगा और 1203 में ऑथेंटिक रूप से गजनी को अपनी राजधानी बना देगा। तो गद्दी पर बैठा कब? 1173। राजधानी कब बनाया? यानी इस दौरान 1173 से लेकर 1203 के बीच उसके मन में क्या चल रहा है? भारत। जब उसे लगा कि हाँ भारत जीत गए हैं, तब वो अपना राज्याभिषेक कराएगा और गजनी को अपनी राजधानी बना देगा। तो जुनूनी आदमी था। अब इस्लाम उसने मुसलमान है, विदेशी आक्रमणकारी है, भारत को लूटा है, कुछ भी किया हो, लेकिन इसके अंदर कुछ क्वालिटीज़ हमें दिखती हैं जो हमें अपने ऊपर लागू करनी चाहिए। मेरी बात समझे? इतिहास को तटस्थ होकर पढ़ना है। जो अच्छा है वो अच्छा है, जो बुरा है वो, जिसकी कमियां हैं उसकी कमियां हैं, जिसकी अच्छाइयां हैं उसकी अच्छाइयां। समझ गए? एक आखिरी अभियान और करेगा और गजनी को राजधानी बनाने के बाद ये भारत की ओर फिर से कुछ करेगा। और टाइम पीरियड क्या है? 1205।
कहां पर? खोखरों के विरुद्ध। ये खोखर कौन है? ये खोखर वही है, खोखर मतलब जाट, मिक्स जाति हैं, खोखर भी हैं जाट भी हैं। जाट कौन है ये वही जाट है जिन्होंने मोहम्मद गजनवी के खजाने को लूटा था। कब आएगा? 1205 में, और यही इसका अंतिम अभियान होगा। किसका? मोहम्मद गौरी का आएगा। खोखर अगर पूछे कहां पर है तो क्या बताओगे? अस्कनी और बितस्ता नदी के बीच में। तो वर्तमान में अस्कनी किस नाम से जानी जाती है? चंबल। अस्कनी कौन सी नदी है? झील। ये है चिनाब और बितस्ता है ब्यास। तो चिनाब और ब्यास के बीच एक ऐसा क्षेत्र जहां पर, जिसको क्या कह रहे हैं? खोखर। इनको जीतेगा, इनको हराएगा मोहम्मद गौरी, और खोखर जीतने के बाद वापसी कर रहा होगा कहां पर? गौर प्रदेश। जैसे ही सिंधु नदी के पास पहुंचेगा, सिंधु नदी के पास एक जगह है दमयक। दमयक नामक स्थान पर किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा चाकू मारकर इसकी हत्या कर दी जाएगी। टाइम होगा 1200। हाँ बोलो बोलो, नहीं समझे? 1206 में इसकी हत्या कर दी गई। किसने की? ये इसकी जानकारी हमारे पास नहीं है, किसी अज्ञात व्यक्ति ने मार दिया इसको। इंपॉर्टेंट क्या है? किस स्थान पर मोहम्मद गौरी की हत्या की गई? तो आंसर क्या है? दमयक। कहां पर है? सिंधु नदी किनारे। कौन से अभियान से वापस आ रहा था? तो खोखरों के अभियान से। मेरी बात समझे? अब थोड़ा दिमाग लगाओ, ये टाइम पीरियड किसका है? इस बीच कोई घटना घटी है 1200 से लेकर 1206 के बीच। कुछ तोड़ा बोला गया है। क्या तोड़ा गया है? मंदिर नहीं तोड़ा गया। बहुत बढ़िया। यानी नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालय भी इसी के काल में तोड़े गए। तो नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण किसने कराया? कुमारगुप्त। गुप्त शासक कुमारगुप्त। तोड़ा किसने? बख्तियार। विक्रमशिला विश्वविद्यालय किसने बनवाया? तो पाल शासक धर्मपाल। तोड़ा किसने? बख्तियार खिलजी। आया ना? ये 1202 और ये 1203। ये बख्तियार खिलजी कौन है? मोहम्मद गौरी का ही मोहम्मद गौरी का दास और उसी का सेनापति। नहीं टूटता, ये मजबूत है, ये नहीं टूटेगा। ठीक है। तो 1202-3 में जो बख्तियार खिलजी है वो किसका दास है? और इसी का सेनापति है, जो नालंदा विश्वविद्यालय विक्रमशिला विश्वविद्यालय को पूरी तरह से ध्वस्त कर देगा। और जैसे इसकी डेथ होगी, गौर वंश का अंत हो जाएगा और भारत की भूमि पर एक नया वंश, जिसे हम किस नाम से जानेंगे? मामलूक वंश, या इसी को गुलाम वंश के नाम से जानेंगे। बस गौरी ने एक अच्छी काम किया। हाँ, अचानक से बहुत तेज निकली ना आवाज। गौरी ने एक बहुत अच्छा काम किया था कि जब अपनी मृत्यु से पूर्व ही इसने अपने सेनापतियों के मध्य भूमि और जगह का बंटवारा कर दिया था, तो लड़ाई के चांसेस बहुत कम थे। उत्तराधिकार को लेकर युद्ध नहीं हुए। याद आया? कब किया? हाँ, तो यालदूज को बाचा, और तो दिल्ली किसको दे दी? ऐबक को। सिंध दे दिया कोबाचा को, और गांधार दे दिया यालदूज को। ठीक है। यानी अपने जीते हुए साम्राज्य को ये बांटकर आराम से मृत्यु प्राप्त करके चला गया, और एक नए साम्राज्य को स्थापित करने का श्रेय किसको जाएगा? कुतुबुद्दीन ऐबक। 1200। और यहीं से शुरू होगा दिल्ली सल्तनत का
इतिहास। मेरी बात समझ पाए? अब हम कहाँ आ गए? अब हम अपने मेन टॉपिक पर आ गए। हालांकि मेन टॉपिक तो ये भी है, मोहम्मद गौरी पूछा जाता है बहुत बार, महमूद गजनवी पूछा जाता है, लेकिन अब दिल्ली सल्तनत यानी मध्यकालीन भारत की पूरी तरह से अंदर हम लोग प्रवेश कर गए। ठीक है, थोड़ा सा मोहम्मद गौरी के बारे में जान लो। इस्लाम धर्म का प्रवर्तक होने के बावजूद भी इसने जो अपने सिक्के चलवाए उसमें लक्ष्मी और नंदी के चित्रों का अंकन कराया। और ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। हाँ, कि किसने अपने सिक्कों पर लक्ष्मी, मतलब मध्यकालीन भारत के किस शासक ने अपने सिक्कों पर लक्ष्मी और नंदी के चित्रों का अंकन कराया? तो आंसर क्या है? और अपने सिक्कों पर स्वयं को इसने क्या कहा? मोहम्मद बिन साम। मोहम्मद बिन साम। तो पूछा जाएगा मोहम्मद बिन साम कौन है? ये नाम देख के मोहम्मद बिन कासिम लग रहा है ना, लगाना नहीं। ये मोहम्मद बिन साम कौन है? मोहम्मद गौरी है। पता नहीं क्यों वो बार बार पेन वहीं रोक रहा है। ये बात समझ गए? सिक्कों पर लक्ष्मी और नंदी के चित्रों का अंकन कराया और खुद को मोहम्मद बिन साम के नाम से यानी संबोधित कराया। ठीक है, ये थे हमारे कौन? मोहम्मद गौरी। अब कल से क्या करेंगे हम? दिल्ली सल्तनत का इतिहास।